आज का हमारा टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स। तो आज हम बायोमोलिक्यूल्स के कुछ इम्पोर्टेंट डायग्रामेटिक क्वेश्चंस और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक कोट है मेरे मन में कि आपकी जो लाइफ है वो एक बहुत ही ग्रेट बुक है। तो आप जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं वो आपकी लाइफ की हिस्ट्री है। तो एक अच्छी हिस्ट्री बुक लिखे जिससे उसको जो भी पढ़े या कोई भी आपके बारे में जाने तो उसको किसी ना किसी फॉर्म में इंस्पिरेशन मिले। सबसे पहले हमें एक ऐसा डायग्रामेटिक क्वेश्चन, आप कोई भी प्रीवियस ईयर देख लीजिए या कोई भी बुक देख लीजिए, उसमें ऐसा एक डायग्राम बना हुआ होगा। तो ये बेसिकली क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के साथ बाइंड करके प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे सबस्ट्रेट है, इनिशियल स्टेज में एंजाइम के साथ बाइंड करता है और प्रोडक्ट बनता है। तो ये यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल एनर्जी को, और ये है इनिशियल स्टेज। अब यहाँ पे ऐसे दो एरो बने हुए रहते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनने के लिए चाहिए होती है। तो अगर ये जो बड़ा वाला आपको एरो दिख रहा है, अगर कोई भी सबस्ट्रेट बिना एंजाइम के प्रोडक्ट में बदलना चाहता है तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, और उसको क्रॉस करना उस सबस्ट्रेट के लिए बहुत मुश्किल होता है। पर अगर वही सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड कर जाता है तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और वो इजीली किस में बदल जाता है, प्रोडक्ट में बदल जाता है। उसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो देखिए ये ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी पे था, उससे कम पे आया है, तो एनर्जी रिलीज हुई है, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर जो ऊपर वाला कर्व है उसको बोलते हैं अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। बड़ा वाला जो एरो है ये एक्टिवेशन एनर्जी है विदाउट एंजाइम, छोटा वाला एरो एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, और ये है ओवरऑल चेंज। और ये जो पीक पे यहाँ पे जो पोजीशन होती है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसमें यह है कर्व रिप्रेजेंट एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ये जो कर्व है ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें ये बताना है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि जो लिविंग एंजाइम होते हैं, बायोलॉजिकल एंजाइम होते हैं, वो एक नैरो रेंज में काम करते हैं। ठीक है, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड नैरो रेंज ऑफ पीएच। तो उनको हमेशा अपना बेस्ट एक्टिविटी करने के लिए ऑप्टिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो वाई एक्सिस है ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, और एक्स एक्सिस टेम्परेचर और पीएच को रिप्रेजेंट करता है। तो ये देखिए जब जब पीक पोजीशन आ रही है एंजाइमेटिक एक्टिविटी की तो वो बिल्कुल मिड में आ रहा है, मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं फिर से बोलता हूँ, जो एक्स एक्सिस है वो पीएच को रिप्रेजेंट करती है या टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करती है, और वाई एक्सिस एंजाइमेटिक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ नीचे मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। आपने नाम सुना होगा प्यूरिन और पाइमेरिडिन। ये दो टाइप के नाइट्रोजन बेस होते हैं। जो प्यूरिन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। इनको याद रखने की ट्रिक है आग पूरी, आग फॉर एडेनिन और जी फॉर ग्वानिन। अब जो एडेनिन और ग्वानिन होती है उसमें दो रिंग पाई जाती है। एक पहली रिंग को बोलते हैं पाइमेरिडिन रिंग क्योंकि वो इसके बिल्कुल सिमिलर होती है, और दूसरी रिंग को बोलते हैं इमाडायजोल रिंग। तो हाँ, प्यूरिन पाइमेरिडिन से स्ट्रक्चर में बड़े होते हैं, और दो टाइप के प्यूरिन पाए जाते हैं। प्यूरिन ज्यादातर जो एनिमल मीट होता है उसमें ज्यादा पाया जाता है, प्लांट बेस्ड फूड में नहीं पाया जाता है। उसके बाद हमारे पास पाइमेरिडिन तीन टाइप के होते हैं, थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल। इनके स्ट्रक्चर बहुत रेयर है पूछने के लिए, पर आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर दो रिंग है तो वो प्यूरिन है और सिंगल रिंग है तो पाइमेरिडिन है। अब इसमें आप ध्यान दीजिए थाइमिन और यूरासिल। इसमें एक बात इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ, डीएनए में थाइमिन पाया जाता है और आरएनए में यूरासिल पाया जाता है। अब इसमें अंतर क्या है, यहाँ देखिए बिल्कुल सारी रिंग सिमिलर है, बस एक मिथाइल ग्रुप क्या है थाइमिन में ज्यादा होता है, और यहीं पे इसी पोजीशन पे वो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर की नॉलेज है जो हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, प्यूरिन में दो रिंग होती हैं, एक होती है पाइमेरिडिन रिंग और दूसरी इमाडायजोल रिंग।
पाइमरीडीन्स में सिर्फ एक रिंग होती है जिसको पाइमरीडीन रिंग बोलते हैं। 3 टाइप के पाइमरीडीन होते हैं, थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल। थाइमिन और यूरासिल में सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप का अंतर होता है। थाइमिन डीएनए में पाया जाता है और यूरासिल आरएनए में पाया जाता है। यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है कि किस तरीके से आपका न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती हैं। एक आपका नाइट्रोजन बेस, दूसरा आपका पेंटोस शुगर और तीसरा आपका फॉस्फेट। तो नाइट्रोजन बेस में आपके आते हैं प्यूरिन और पाइमरीडिन। प्यूरिन में एडेनिन और आपका ग्वानिन, और पाइमरीडिन में आपका थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल। उसके बाद पेंटोस शुगर मतलब 5 कार्बन वाली शुगर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये पेंटोस शुगर बनाई है जिसमें एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और अगर इसके सेकंड पोजीशन पे OH प्रेजेंट है तो ये है राइबोज शुगर, और अगर हाइड्रोजन है तो ये है डीऑक्सी राइबोज शुगर। इससे आप पहचान सकते हैं कि ये डीएनए है या आरएनए है। उसके बाद इसका जो ये कार्बन है, फर्स्ट कार्बन है, उसके साथ बेस अटैच्ड होता है। जो बेस के साथ बॉन्ड बनाता है आपका ये पेंटोस शुगर, उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे आपका फॉस्फेट अटैच्ड होता है। तो ये आपका बन जाता है न्यूक्लियोटाइड, या इसको बोल सकते हैं न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। अगर इस फॉस्फेट के साथ एक और फॉस्फेट जुड़ गया है तो वो हो जाता है न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट, और अगर 3 जुड़ गए हैं तो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो ये एक मेटाबॉलिज्म समझाया मैंने कि नाइट्रोजन जो आपका नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है जिसमें 3 फॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट बनता है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद यहाँ पे इसी क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने ये आपका डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया। डीएनए कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आपके OH नहीं जुड़ा हुआ है तो हम इसको H मान रहे हैं। अब इसके फर्स्ट पोजीशन पे हमने A4 एडेनिन जोड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं एडेनिन में 2 रिंग है आपके। और उसके बाद फिफ्थ पोजीशन पे हमने क्या है, फॉस्फेट जोड़ा हुआ है। अब ये जो यहाँ पे बॉन्ड बना है फिफ्थ, इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में, इसको बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं, एस्टर बॉन्ड। अब यही फॉस्फेट एक और पेंटोस शुगर के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये हो गया दूसरा एस्टर बॉन्ड, और इन दोनों एस्टर बॉन्ड को बोलेंगे हम फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये पेंटोस शुगर है, इसके फर्स्ट कार्बन के साथ यहाँ पे हमारा बेस जुड़ा हुआ है, फिफ्थ के साथ फॉस्फेट के इस ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया जिसको हमने बोला है एस्टर बॉन्ड। फिर इसी के दूसरे ऑक्सीजन ने दूसरे पेंटोस शुगर के साथ बॉन्ड बनाया जिसको बोला हमने दोबारा से एस्टर बॉन्ड, और ये दोनों जो बॉन्ड हैं इनको मिलके बनाया जाता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये सिर्फ एक चेन है। अब इसमें आगे हमने यहाँ पे थाइमिन जोड़ा हुआ है और सो ऑन, ये आगे ऐसे चलता रहता है। उसके बाद ये एक क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड को कैसे पहचाने। अब देखिए आपको पता है किसी भी अमीनो एसिड में अमीन ग्रुप और COOH ग्रुप दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब बेसिक अमीनो एसिड में ये देखिए यहाँ अमीन ग्रुप प्रेजेंट है, COOH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे भी अमीन ग्रुप प्रेजेंट है, COOH ग्रुप प्रेजेंट है, पर इसमें कुछ है ही नहीं, तो ये तो आपका अमीनो एसिड है ही नहीं। उसके बाद बेसिक अमीनो एसिड की पहचान ऐसे होती है कि एक अमीन तो है ऑलरेडी, पर उसमें एक और एक्स्ट्रा अमीन प्रेजेंट है जो कि अमाइड का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे तो अमाइड फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे ये अमाइड का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। तो अगर आपको ऐसे डायग्रामेटिक क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको पूछते हैं बेसिक अमीनो एसिड बताना है, तो आपको जो COH के साथ NH2 है उसके अलावा एक और NH2 सर्च करना है जो अमाइड का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। एक हमारा क्वेश्चन बहुत फेमस है बायोमोलिक्यूल में कि होलो एंजाइम इज मेड अप ऑफ, मतलब होलो एंजाइम इज इक्वल्स टू व्हाट। तो होलो एंजाइम बना होता है एपो एंजाइम प्लस आपके कोफैक्टर से। अब कोफैक्टर 3 टाइप के होते हैं, 2 तो होते हैं ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में आते हैं आपके कोएंजाइम और प्रोथेस्टिक ग्रुप, और इनऑर्गेनिक में आपके आयन प्रेजेंट होते हैं जैसे जिंक, मोलिब्डेनम, आयरन, कॉपर, इस टाइप से। तो ये जो कोफैक्टर होता है ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आप कोफैक्टर को ऐसे समझ सकते हैं कि जो एपो एंजाइम है जो मोस्टली प्रोटीन का बना होता है, एपो एंजाइम श्री हनुमान जी की तरह है,
है ना, और जामवंत उनको क्या है, उनकी एक्टिविटी का याद दिलाता है। तो कोफैक्टर क्या है, उनको एक्टिव करवाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक, कि इनमें से कौन सा पॉलीमेरिक नहीं है। तो ऑप्शंस है प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। तो देखिए, प्रोटीन पॉलीमर होता है अमीनो एसिड का, पॉलीसेकेराइड होता है मोनोसेकेराइड का, और न्यूक्लिक एसिड होता है न्यूक्लियोटाइड का। तो जो लिपिड है, लिपिड किसी का पॉलीमर नहीं होता। लिपिड बेसिकली फैटी एसिड ईस्टर ऑफ अल्कोहल होते हैं। तो आंसर जाएगा लिपिड। लिपिड क्या है, पॉलीमेरिक नहीं है। उसके बाद पहले ऐसा माना जाता था कि ज्यादातर जो एंजाइम है वो प्रोटीन है, मतलब मोस्टली सारे एंजाइम प्रोटीन है, पर एक हमें एंजाइम मिला राइबोजाइम। राइबोजाइम एक एंजाइम है जो राइबोसोम में प्रेजेंट होता है और इसको कैटालिटिक आरएनए बोला जाता है। तो यही एक एंजाइम है जिसका प्रोटीनेशियस नेचर नहीं होता, इसका नेचर आरएनए होता है, मतलब ये आरएनए का बना होता है। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज least likely to be involved in stability of three-dimensional structure of protein, कि कौन सा ऐसा बॉन्ड है जो 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के को स्टेबल करने के लिए वहां पे प्रेजेंट होता है। तो देखिए, आपके इसमें ऑप्शन दो दिए हुए हैं, वो मैं बता देता हूं। पहला है हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, तीसरा है हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन और चौथा है ईस्टर बॉन्ड। तो किसी भी प्रोटीन के 3D स्टेबलाइजेशन में ईस्टर बॉन्ड का बिल्कुल भी हाथ नहीं होता, वहां ईस्टर बॉन्ड नहीं होता है। मतलब आपको 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन मिलेगा, हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन मिलेगा, कोवेलेंट और वैंडरवॉल क्या है इंटरेक्शन भी आपको मिलेगा, पर ईस्टर बॉन्ड आपको नहीं मिलेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अ टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ, कि एक फैट मॉलिक्यूल किसका बना होता है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि एक फैट मॉलिक्यूल एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल का बना होता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कि 4 स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सी रॉन्ग है। पहली है यूरासिल इज अ पाइमेरिडिन। तो अभी मैंने इसी वीडियो में आपको बताया कि यूरासिल एक पाइमेरिडिन होता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकेंड है सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड। सुक्रोज डाइसैकेराइड है, हाँ सही है, क्योंकि सुक्रोज में 2 यूनिट होती हैं, एक ग्लूकोज और एक आपका फ्रक्टोज। तीसरी स्टेटमेंट है सेलुलोज इज अ पॉलीसैकेराइड। तो हाँ, सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड होता है, इसमें 100 to 1000 बीटा लिंक्ड डी ग्लूकोज यूनिट प्रेजेंट होते हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, सेलुलोज में 100 to 1000 बीटा लिंक्ड डी ग्लूकोज यूनिट प्रेजेंट होते हैं। चौथा हमारा है ग्लाइसिन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। बिल्कुल गलत बात, जो ग्लाइसिन है वो एक आपका न्यूट्रल अमीनो एसिड है। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड का एग्जांपल होता है मिथ्योनिन या सिस्टीन। तो ग्लाइसिन क्या है, एक न्यूट्रल अमीनो एसिड है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो काइटनस एक्सोस्केलेटन होता है आर्थ्रोपोड्स में, फॉर एग्जांपल कॉकरोच में, वो किसका पॉलीमराइजेशन से बनता है। तो वो बनता है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। किससे बनता है, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल हैव अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट होता है। अभी मैंने आपको डायग्राम से भी समझाया था, तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। अमीनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड, फैटी एसिड इन अ डाइग्लिसरॉल्डिहाइड, मोनोसेकेराइड इन पॉलीसेकेराइड, और चौथा ऑप्शन है न्यूक्लिक एसिड इन अ न्यूक्लियोटाइड। तो भैया फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड न्यूक्लिक एसिड इन अ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट वो होता है जिसमें ना तो कोई एल्डिहाइड ग्रुप फ्री हो, ना ही कोई कीटोनिक ग्रुप फ्री हो, है ना। तो इसके ऑप्शंस है माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, राइबोज 5 फॉस्फेट। तो नॉन रिड्यूसिंग जो शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, वो है आपका सुक्रोज, क्योंकि ना तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होता है, ना आपका कीटोनिक ग्रुप फ्री होता है। माल्टोज, लैक्टोज और राइबोज 5 फॉस्फेट तीनों ही क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि अ फॉस्फोग्लिसराइड इज मेड अप ऑफ। जो फॉस्फोग्लिसराइड है वो किससे बना हुआ होता है। तो
फोस्फोग्लिसराइड सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो ईस्ट्रीफाइड होते हैं ग्लिसरॉल के साथ, और उनके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच्ड होता है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फोस्फोग्लिसराइड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ईस्ट्रीफाइड विद ग्लिसरॉल विच ऑल्सो कंटेन अ अटैच्ड फॉस्फेट ग्रुप। उसके बाद काइटिन के रिगार्डिंग आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि मैक्रोमोलिक्यूल काइटिन किसका बना होता है। तो मैक्रोमोलिक्यूल काइटिन नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड का बना होता है, जिसका एग्जांपल भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिया था, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। उसके बाद एक क्वेश्चन है जो इजी तो बहुत है, पर बच्चों को क्या है एग्जाम के प्रेशर में थोड़ा सा ट्रिक कर जाता है। ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट फॉर्म ड्यूरिंग एन एंजाइमेटिक रिएक्शन इज। तो जो ट्रांजिशन स्टेट बनी है सबस्ट्रेट की एंजाइमेटिक रिएक्शन के दौरान, उसके बारे में इन्होंने 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं। ए ट्रांजिएंट एंड अनस्टेबल, बी परमानेंट एंड स्टेबल, सी ट्रांजिएंट बट स्टेबल, डी परमानेंट बट स्टेबल। तो इसको आपको कैसे याद रखना है, देखिए अभी आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक ट्रांजिशन स्टेट में हैं और अभी आप स्टेबल भी नहीं हैं, तो इसका आंसर जाएगा ट्रांजिशन स्टेट, है ना, या ट्रांजिएंट एंड अनस्टेबल। तो कोई भी ट्रांजिशन स्टेट कभी भी स्टेबल नहीं हो सकती ट्रांजिशन स्टेट में, क्योंकि पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। तो ट्रांजिएंट एंड अनस्टेबल। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मैनी कोएंजाइम्स आर। अब कोएंजाइम क्या होता है, एक टाइप का ऑर्गेनिक आपका कोफैक्टर है ना। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं, द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मैनी कोएंजाइम आर। तो भाई एसेंशियल कंपोनेंट बताना हमें कोएंजाइम का। तो बेसिकली जो एसेंशियल कंपोनेंट होता है कोएंजाइम को, वो विटामिन्स होते हैं, कुछ लोग इसको विटामिन्स भी बोलते हैं, आपकी जो इच्छा है वो बोल सकते हैं। और विटामिन्स में भी सोल्यूबल विटामिन बी एंड सी इसमें ज्यादातर पाए जाते हैं, जैसे कि आपका राइबोफ्लेविन, पायरिडॉक्सिन, थियामिन, और आपका एक और होता है कौन सा, निकोटिन अमाइड। ठीक है, तो एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम इज विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज रॉन्ग। तो जो स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग नहीं होगी वो एंजाइम की क्या है प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, तो आपको उसको उस तरीके से भी याद कर सकते हैं। पहली स्टेटमेंट है, एंजाइम आर डी नेचर्ड एट हाई टेम्परेचर। डी नेचर्ड का मतलब होता है उनकी फंक्शनल एक्टिविटी खत्म हो जाती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है इस वीडियो में कि एंजाइम एक नैरो रेंज में टेम्परेचर और पीएच के काम करते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है कि हाई टेम्परेचर पे वो डी नेचर्ड हो जाएंगे। एंजाइम आर हाईली स्पेसिफिक। हाँ, एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को लेके कि किस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलना उसके लिए बहुत हाईली स्पेसिफिक होते हैं, ये सही बात है। एंजाइम रिक्वायर ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी। सही बात है, अगर उनको बिल्कुल ऑप्टिमम पीएच और टेम्परेचर मिलेगा तो वो अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेंगे। डी है, एंजाइम आर मोस्टली प्रोटीन बट सम आर लिपिड ऑल्सो। नहीं, गलत बात। एंजाइम मोस्टली प्रोटीन होते हैं, ये सही है, पर लिपिड नहीं होते हैं। जो प्रोटीन नहीं होते वो आरएनए का बना होता है, जिसको हम राइबोजाइम बोलते हैं, जो मैं बता चुका हूं आपको। तो ये स्टेटमेंट हो गई रॉन्ग। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, यूरिडिन प्रेजेंट ओनली इन आरएनए इज। जो यूरिडिन है, जो सिर्फ यूरिडिन कहीं ना कहीं आपको स्ट्राइक करेगा यूरासिल से। तो मैंने आपको पहले बताया था यूरासिल सिर्फ आरएनए में होता है। तो यूरिडिन क्या है? ऑप्शन ए है न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन बी है प्यूरिन, ऑप्शन सी है पाइमेरिडिन और ऑप्शन डी है न्यूक्लियोसाइड। तो यूरिडिन एक न्यूक्लियोसाइड है जो राइबोज प्लस यूरासिल को मिलके बना है। तो यूरिडिन एक न्यूक्लियोसाइड है जो राइबोज प्लस यूरासिल को मिलके बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड में सबसे अबंडेंट प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? ऑप्शंस है ट्रिप्सिन, हीमोग्लोबिन,
कोलेजन, इंसुलिन। तो जो सबसे ज्यादा प्रोटीन एनिमल वर्ल्ड में पाया जाता है वो है कोलेजन। कोलेजन जो है आपका एक इनसोल्यूबल फाइब्रस प्रोटीन है जो आपके स्किन, टेंडन और बोन्स में पाया जाता है। अगला आपको एक स्टेटमेंट याद रखना है कि जो अमीनो एसिड हैं वो मोस्टली सिंथेसाइज्ड होते हैं अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से। ये आपको याद रखना है, जो मोस्टली अमीनो एसिड है वो सिंथेसाइज्ड होते हैं अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज रॉन्ग अबाउट न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के बारे में 4 स्टेटमेंट दी हुई है, उनमें से कौन सी गलत है ये हमें बताना है। पहला, डीएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड इन सम वायरस। तो ये ट्रू है, कुछ वायरसेस में डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड पाया जाता है। आरएनए इज डबल स्टैंडर्ड ओकेजनली। ओकेजनली मतलब कभी कभी, नहीं तो ज्यादातर आरएनए क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड। 1 टर्न ऑफ जेड डीएनए हैज 12 बेसेस। तो जिस डीएनए की हम लोग ज्यादातर स्टडी करते हैं, जिसकी हमें नॉलेज होती है, वो बी डीएनए होता है, जो वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था। इसके अलावा और भी टाइप के डीएनए होते हैं। तो एक फेमस डीएनए है जेड डीएनए, इसमें क्या है, एक टर्न में 12 बेस होते हैं, बी डीएनए में 10 होते हैं। लेंथ ऑफ 1 हेलिक्स इज 45 एंगस्ट्रॉम इन बी डीएनए। तो ये गलत बात है। जो 1 हेलिक्स होता है बी डीएनए का वो होता है 34 एंगस्ट्रॉम का, ना कि 45 एंगस्ट्रॉम का। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एंजाइम एक्शन। ऐसी स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट बोलूंगा, उनमें से एक ऐसी स्टेटमेंट आपको बतानी है जो कि क्या हो, सही नहीं हो, नॉट करेक्ट। पहला है, सबस्ट्रेट बाइंड विद एंजाइम एट इट एक्टिव साइट। हाँ तो सही है, सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पे ही बाइंड करता है। फिर दूसरा है, अ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड्स द एंजाइम एट अ साइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट विच बाइंड द सबस्ट्रेट। तो ये बोल रहा है कि एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करता, दूसरी किसी साइट पे बाइंड करता है, जिसको एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। उसके बाद थर्ड है, मेलोनेट इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत बार पूछा जाता है कि जो सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज है उसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मेलोनेट होता है। उसके बाद, एडिशन ऑफ लॉट ऑफ सक्सिनेट डज नॉट रिवर्स द इनहिबिशन ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट। तो इस स्टेटमेंट से पहले ये स्टेटमेंट मैं फिर से बोल देता हूं, एडिशन ऑफ lot of succinate does not reverse the inhibition of succinic dehydrogenase by malonate। तो बेसिकली सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज क्या है, एक एंजाइम है जो सक्सिनेट सबस्ट्रेट पे वर्क करता है, और मेलोनेट सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज को रोकता है सक्सिनेट पे वर्क करने से। तो बेसिकली मेलोनेट क्या है, कंपीट करता है सक्सिनेट के साथ। तो अब देखिए, ये मान लीजिए ये सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज है। अब जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं वो जो नॉर्मल सबस्ट्रेट है उसकी तरह ही दिखते हैं, और वो उसकी तरह ही दिखने की वजह से प्रोपोर्शन में उसकी तरह ही होते हैं, एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर जाते हैं, और जो नॉर्मल एक्टिविटी होती है एंजाइम की उसको क्या है, इनहिबिट कर देते हैं। ऐसा तब होता है कि जो इनहिबिटर है वो क्या है, ज्यादा हो सबस्ट्रेट से। तो उस वक्त क्या है, जो इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट को इनहिबिट कर देगा। पर अगर हम लोग सबस्ट्रेट की अमाउंट ज्यादा कर दें तो इनहिबिटर पीछे हो जाएगा और जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो शुरू हो जाएगी। तो इन्होंने लिखा है एडिशन ऑफ लॉट ऑफ सक्सेट। हम बहुत सारा सक्सेट क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और फिर बोलते हैं डज नॉट रिवर्स द इनहिबिशन। नहीं, ये गलत बात है। अगर आप बहुत सारा सबस्ट्रेट ऐड कर देंगे तो जो इनहिबिशन है वो रिवर्स हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो आपको ये याद रखना है, पहली बात कि जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं वो लगभग जैसा उनका प्रोपोर्शन होता है, साइज होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो सबस्ट्रेट जैसा होता है। अगर सबस्ट्रेट कम होगा तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या है, एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर जाएगा और एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा।
पर अगर आपने सबस्ट्रेट की अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ा दी तो इनहिबिशन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। तो मतलब 3 स्टेटमेंट करेक्ट होंगी और 1 स्टेटमेंट गलत होगी। पहली स्टेटमेंट है, द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो जो रेट ऑफ ब्रेकडाउन है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का, उसको अफेक्ट नहीं करती है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट है, अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर रिएक्ट रिवर्सिबली विद द एंजाइम टू फॉर्म एन एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। तो जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो रिवर्सिबली रिएक्ट करता है। मतलब अगर वो क्या है, जो बॉन्ड बना रहा है एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, ये रिवर्स हो सकता है, जो कि हम अगर सबस्ट्रेट का अमाउंट बढ़ा दें तो ये रिएक्शन रिवर्स हो सकती है। तो ये भी क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। In competitive inhibition, the inhibitor molecule is not chemically changed by enzyme. तो भाई जो इनहिबिटर है वो एंजाइम के साथ बाइंड तो कर जाता है, पर एंजाइम उसको किसी प्रोडक्ट में चेंज नहीं करता है। तो ये 3 स्टेटमेंट हो गई गलत। अब हम पढ़ते हैं, ये 3 स्टेटमेंट होगी सही। अब हम गलत वाली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। The presence of competitive inhibitor decreases the Km of enzyme for the substrate. तो ये बोल रहा है कि भैया कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से Km वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है फॉर द सबस्ट्रेट। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि Km वैल्यू क्या है। Km होता है मिकेलिस कांस्टेंट, और ये मिकेलिस जो कांस्टेंट है इज डिफाइंड एज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच हाफ ऑफ द एंजाइम मॉलिक्यूल गेट सैचुरेटेड। मतलब जो सबस्ट्रेट की ऐसी वैल्यू जब एंजाइम जो है वो सैचुरेट हो जाते हैं। मतलब मान लीजिए 100 एंजाइम मॉलिक्यूल है और उसमें से क्या है 50 अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना चुके हैं। तो इस समय जो सबस्ट्रेट की वैल्यू होगी उसी को क्या बोला जाएगा, मिकेलिस कांस्टेंट बोला जाएगा। अब अगर Km की वैल्यू कम होती है, अगर Km की वैल्यू कम होती है तो एंजाइम की ज्यादा एफिनिटी होती है सबस्ट्रेट की तरफ। किसकी तरफ, सबस्ट्रेट की तरफ। पर अगर Km की वैल्यू ज्यादा होती है, अगर Km की वैल्यू ज्यादा होती है तो एंजाइम की जो एफिनिटी है सबस्ट्रेट की तरफ वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो Km इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी। अगर एफिनिटी ज्यादा होगी तो Km की वैल्यू कम होगी, और अगर एफिनिटी कम होगी तो Km की वैल्यू ज्यादा होगी। तो फिर से स्टेटमेंट पे आते हैं। स्टेटमेंट बोल रही है, द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डिक्रीजेस द Km। अगर Km की वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो उसको सबस्ट्रेट से बाइंड करना चाहिए, पर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर प्रेजेंट है तो वो किससे बाइंड करेगी, इनहिबिटर से। तो अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर प्रेजेंट है तो Km की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए, ना कि डिक्रीज। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, इनकरेक्ट। तो आजकल मुझे बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर नीट का एग्जाम डेट चेंज होगी या नहीं होगी। तो मैं उन सबसे यही कहना चाहता हूं कि आपको अगर एक भी दिन एक्स्ट्रा मिलता है तो उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज करिए। बेफालतू का स्पेकुलेशन में या अंदाजा लगाने में अपना टाइम मत वेस्ट करिए। जितना भी आपको टाइम मिल रहा है, चाहे 5 दिन 10 दिन या जो भी आपको टाइम मिल रहा है, उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज करिए। ये आपका मुद्दा नहीं है कि एग्जाम कब होगा या नहीं होगा। अगर कोरोना नहीं होता तो आपके मई की फर्स्ट वीक में एग्जाम हो जाता, पर अगर आपकी अभी तैयारी नहीं हुई है और अगर आपको कुछ भी 10-15 दिन का टाइम मिलता है तो उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज करिए। बिना मतलब के ये स्पेकुलेशन में अपना टाइम वेस्ट मत करिए। थैंक यू।